and welcome to SPM IAS Academy डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। SPM IAS Academy स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर आंसर्स इन देयर रिस्पेक्टिव बैचेस व्हाट्सएप ग्रुप। सो आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है रीजनलिज्म के ऊपर। रीजनलिज्म आपके पेपर 2 इंडियन सोसाइटी में एज अ सेपरेट टॉपिक मेंशन्ड है। क्वेश्चन बोलता है सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय रीजनलिज्म, और उसके बाद वो पूछता है दैट हाउ कैन रीजनलिज्म बी हेल्पफुल एज वेल एज हार्मफुल इन मेंटेनिंग द नोशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पहले पार्ट में पूछता है रीजनलिज्म क्या होता है और दूसरे पार्ट में पूछता है कि रीजनलिज्म कैसे हेल्पफुल होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जो बात है जो इंडिया के लिए बोली जाती है उसमें कैसे हेल्पफुल होता है और कैसे उसको हार्म भी करता है। मतलब कैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है रीजनलिज्म और कैसे उसको हार्म करता है। दोनों ही बातें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप इसमें देखें तो कोई सेपरेट डायरेक्टिव वर्ड नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी अलग से नहीं पूछा है, बस सिंपल सी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने पूछी है। क्वेश्चन में 4 चीजें आपको आंसर करनी है। सबसे पहली बात व्हाट इज रीजनलिज्म। सेकंड आप यहां पर यह भी बता दीजिए व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि अगर आपको यह बताना है कि किस तरह से रीजनलिज्म हेल्पफुल होता है एज वेल एज हार्मफुल होता है for unity in diversity, so it's important that you explain what is unity in diversity. So second चीज आप बता दीजिए छोटे से में ही what is unity in diversity. थर्ड आप बता दीजिए how is regionalism important for unity in diversity and how is regionalism harmful in maintaining the unity in diversity of India. आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, कुछ भी हाई फाई नहीं है। आप बिल्कुल स्टार्ट करिए व्हाट इज रीजनलिज्म। देखिए मैंने आपको पिछले स्लाइड में जो रेफरेंस न्यूज़पेपर थे यहाँ पर 13 नवंबर 2019 के पेपर में सत्यजीत सर ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा है व्हाट इज रीजनलिज्म, और इसके अलावा 9 जून 2020 के पेपर में भी रीजनलिज्म के एक बार बात आई है एट द टाइम ऑफ 19 मिनट एंड 43 सेकेंड। बहुत ही छोटा सा डिस्कशन है, इसीलिए बस मैंने यहाँ पर टाइम आपको दे दिया है। सो अगर इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बताना हो रीजनलिज्म क्या होता है तो एक बार जरा जल्दी समझ लेते हैं रीजनलिज्म क्या है। रीजनलिज्म का मतलब होता है किसी एक ज्योग्राफिकल रीजन के, किसी एक जगह के लोगों में अगर एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी आ जाए, अगर उनको एक अपना एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी लगे, उनको लगे कि हमारी एक तरह की एक कॉमन कुछ लैंग्वेज होती है, हमारा कॉमन कुछ कल्चर है जो हमको बाकी लोगों से अलग कर रहा है, तो उसको बोल देते हैं रीजनलिज्म। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि एक कॉमन ज्योग्राफिकल रीजन में, एक जगह पर रहने वाले लोगों के बीच में एक सेंस आना चाहिए, एक तरह की अपने मन में एक बात आनी चाहिए कि हाँ उनकी एक आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी उनकी लैंग्वेज की वजह से, कल्चर की वजह से बिल्कुल उनको अलग कर रही है बाकी सबसे। उस चीज को बोल देते हैं रीजनलिज्म। देखिए इसका एग्जाम्पल है कि आसाम के लोगों में अगर इस टाइप की बात आए कि हम लोग आसामीज हैं, हम लोग लैंग्वेज हमारी आसामीज है जो बाकियों से अलग होती है, इसलिए हम कि हमारे बीच में एक रीजनलिज्म की बात है, इसको बोल दिया जाता है रीजनलिज्म हो गया। ये रीजनलिज्म आसाम के सब पार्ट्स में भी आ सकता है, जैसे बोडोलैंड वाले लोगों के बीच में आ सकता है, कार्बी आंगलोंग में आ सकता है। इस टाइप का कोई जरूरी नहीं है स्टेट में ही आए, स्टेट के किसी एक यूनिट में भी आ सकता है, किसी एक पार्ट में भी आ सकता है। उस सारी चीज को रीजनलिज्म बोल देते हैं। हाउएवर एक बार जब रीजनलिज्म की फील लोगों के बीच में आती है तो ऐसा नहीं है कि केवल वो लोगों के बीच में ही रह जाती है। अक्सर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसका तुरंत उसको यूज करती हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं कि लोगों के अंदर वो जो कारण है रीजनलिज्म की फीलिंग आने का, उसको वो थोड़ा सा यूटिलाइज करती हैं अपने बेनिफिट के लिए। कई बार वो लोगों की जो डिमांड होती है, जो भी उनकी डिमांड है कि अगर उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करा जाए या उनके कल्चर को करा जाए, वो उसको ज्यादा रेस करती हैं। कई बार बात बहुत एक्सट्रीम में चली जाती है और सेपरेटिज्म की भी बात आ जाती है। जैसे कि
ऐसा आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं नागालैंड के लिए, कि वहां पर जो इंसर्जेंसी हुई थी नागालैंड में, उसमें यही था। पहले बात आती है कि हमें अपना लैंग्वेज और कल्चर प्रोटेक्ट करना है, और उसके बाद बात बहुत बढ़ने लगती है कि हमें पार्ट ही नहीं रहना है। सिमिलरली पंजाब में भी ऐसा हो चुका है। सो ये एक कॉमन चीजें हो सकती हैं। हाउएवर एक छोटे लेवल पर रीजनलिज्म उतना बुरा नहीं होता है। इसी चीज को हम देखेंगे आगे कि कैसे रीजनलिज्म इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मेंटेन भी करता है। उससे पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं रीजनलिज्म क्यों हो सकता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द रीजनलिज्म। पहला हो सकता है लैंग्वेज, जिसकी वजह से आ सकता है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि गोरखा लैंड का जो एक रीजनल कॉन्शियसनेस है, जो उनके लोगों के बीच में एक सेपरेट रीजनल होने की डिमांड है, वो इसीलिए है क्योंकि वहां की जो लैंग्वेज है वो नेपाली है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, जो कि दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बंगाली लैंग्वेज ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसका वो पार्ट है। सिमिलरली कल्चर में आप एग्जांपल दे सकते हैं कि लद्दाख के जो लोग थे, बिफोर इंप्लीमेंटिंग ऑफ द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 ऑन 5 अगस्त लास्ट ईयर, उससे पहले वो उनका हमेशा से ही कहना था कि उनका कल्चर अलग है बाकी जम्मू कश्मीर से, और इस वजह से उनका एक सेपरेट उनके अंदर रीजनल कॉन्शियसनेस थी, उनके अंदर रीजनलिज्म की फीलिंग थी। रिलीजन भी इसी का एक कारण हो सकता है थर्ड पॉइंट पर, जहां पर कश्मीर के जो लोग होते हैं उन्होंने हमेशा ही बोला था कि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी है, बाकी इंडिया से वो अलग हो जाते हैं, और इस वजह से उनके अंदर एक रीजनलिज्म की फीलिंग होती है। और तो और दिस फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म, दैट मीन्स अ कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अगर किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन के लोगों को लगता है कि इकोनॉमिकली उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा है जितना बाकी लोगों का हो रहा है, तो उनके अंदर भी वो रीजनलिज्म वाली फीलिंग आ सकती है। उनके अंदर भी कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी किस बात की? इस बात की कि उनका जो डेवलपमेंट है वो बाकी लोगों के बराबर नहीं हुआ है, वो लोग पीछे रह गए हैं, वो पिछड़े लोग हैं। इस टाइप की बात भी आ सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो स्प्लिट हुआ था, उसमें यही फैक्टर था। तेलंगाना के लोगों के बीच में मन में यह भाव था कि उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा है, और तो और जब झारखंड का बिहार से अलग हुआ था तब भी यही बात थी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तब भी यही रीजन था। तो ये बहुत ही कॉमन रीजन है कि जब किसी एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को लगता है कि उनका उतना डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उनके अंदर ये सेंस ऑफ आइडेंटिटी आ जाता है कि वो बाकी लोगों से पीछे हैं, पिछड़े हैं। इसके अलावा एक और रीजन है रीजनलिज्म आने का, और वो रीजन होता है सन ऑफ द सॉयल डॉक्ट्राइन। यहां पर यह बोला जाता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन के आप हैं तो आपको वैसा ही कल्चर होना चाहिए, आप केवल वहीं पर ही पैदा हुए हो, आप वहीं पर ही आपने अपनी लाइफ बिताई हो, आप उसी कल्चर के हो, तभी आप बोला जाता है कि आप उस रीजन के हैं। इसका एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। जैसे अगर महाराष्ट्र के लोगों में रीजनलिज्म की फीलिंग आए और वो इस बात पर आए कि महाराष्ट्र जो है वो सिर्फ मराठास के लिए है, दैट मीन्स पीपल हु कैन स्पीक द लैंग्वेज मराठी, हु आर कमिंग फ्रॉम दैट कल्चर, महाराष्ट्रियन कल्चर, तो उन्हीं के लिए ही है। तो ये भी एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी हो सकता है कि हम केवल उसी मराठी कल्चर के हैं, हम वहीं पर ही हम पैदा हुए हैं। इन दैट केस इवन इफ सम person who is following the Maharashtrian culture but who does not live in Maharashtra, maybe he is living in UP, that person is also not accepted. That person is also said कि नहीं, he is not from, he is not part of our regional identity, he is a Maharashtrian but he is not part of a regional identity, वो कहीं और का है। So that is the son of the soil doctrine भी इन्वोक हो जाता है। तो ये सब रीजनलिज्म के कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से रीजनलिज्म आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज, कल्चर एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यही तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इट सिंपली मीन्स कि इंडिया में जो एक यूनिटी है डिस्पाइट अवर डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अगर आप देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी और रीजनलिज्म को, तो आपको लगेगा कि दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है। अंतर इसलिए है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बात होती है कि हमारे बीच में डाइवर्सिटी है और फिर भी हम यूनाइटेड हैं,
मतलब इंपॉर्टेंट है कि हम यूनाइटेड हैं डिस्पाइट ऑल अवर डाइवर्सिटी, दैट इज द की आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाउएवर रीजनलिज्म का आइडिया है कि हमारे बीच में, हमारा एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन के जो लोग हैं उनके बीच में एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, उनकी आइडेंटिटी अलग हो जा रही है जो कि उनके कल्चर से, लैंग्वेज से आ रही है। तो देखा जाएगा तो रीजनलिज्म और यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक दूसरे को अपोज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। लेकिन अभी आगे के एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, वो सपोर्ट कर देते हैं। मैं फिर से बता देता हूं दोनों में क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं रीजनलिज्म का मतलब है कि लोगों की एक अलग आइडेंटिटी है जो उनके कल्चर के बेसिस पर और उनकी लैंग्वेज के बेसिस पर आई है, और ये बाकी पूरी कंट्री के लोगों से अलग आइडेंटिटी है उनकी। तो रीजनलिज्म प्रमोट करता है अलग आइडेंटिटी को। हाउएवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारी अलग आइडेंटिटी तो है बट फिर भी हम यूनाइटेड हैं, तो वो प्रमोट कर रहा है यूनिटी को, यूनाइटेड होने को। तो आप देखेंगे दोनों ऑपोजिट बातों को बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे आगे के एग्जाम्पल में कि एक्चुअली दोनों सेम बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं। और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि क्या रीजनलिज्म के बेनिफिट हैं जिससे यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रमोट होती है। सबसे पहला बेनिफिट होता है रीजनलिज्म का कि रीजनलिज्म रीजनल एस्पिरेशंस को प्रमोट करता है। रीजनल एस्पिरेशंस इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। कोई रीजन है अगर किसी भी स्टेट का जिसका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, तो वहां के लोगों के बीच में जब ये फीलिंग आती है कि हम बैकवर्ड रह गए हैं, बाकी लेकिन स्टेट जो है उसका डेवलपमेंट हो गया है, इन दैट केस उस स्टेट के लोगों का भी, उस जगह के लोगों का भी, उस रीजन के लोगों का भी डेवलपमेंट होने लगता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आसाम का कोई बैकवर्ड रीजन है जिसका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, और वहां के लोगों के बीच में ये अगर फीलिंग आए कि गुवाहाटी जो है उसका तो बहुत डेवलपमेंट होता है, कामरूप और उसके पास के एरिया का, लेकिन हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और इस बात पर उनके अंदर रीजनल फीलिंग आए, उनके अंदर रीजनलिज्म आए कि हम सबका तो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया है, हम लोग पीछे रह गए हैं, इन दैट केस उनका भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जब वो अपनी बात को रखेंगे, वहां की जो लोकल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब वो अपनी बात को रखेंगी, आगे बढ़ाएंगी, तो उनकी भी जो डेवलपमेंट है वो होगा। इस तरह से एक ही स्टेट के अंदर सबका यूनिफॉर्मली डेवलपमेंट होता है, कोई एक ज्यादा नहीं होता, कोई एक कम नहीं होता। इसी को बोलते हैं रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज मींस डिफरेंसेस, तो रीजनल लेवल पर डिफरेंसेस कम होते जाते हैं, दैट इज अ गुड थिंग। इसका एग्जांपल है छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उसके बाद उसका काफी डेवलपमेंट हो गया था। दूसरा एडवांटेज होता है कि रीजनलिज्म की वजह से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी स्ट्रांग होता है। मतलब दो स्टेट्स जिनके अंदर रीजनलिज्म है, सपोज गुजरात और महाराष्ट्र, उनके बीच में कंपटीशन हो जाता है कि कौन ज्यादा डेवलपमेंट कर लेता है। जैसे कि अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स हैं, बोथ वर पार्ट ऑफ ओल्ड आंध्र प्रदेश, बट अब दोनों ही अलग होने के बाद में दोनों के बीच में इंटेंस कंपटीशन है कि कौन ज्यादा टाइम के साथ खुद को डेवलप कर लेता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। एक दूसरे के साथ कंपटीशन होना और उससे दोनों का ही राइज हो जाना। यही इस फीलिंग होती है हरियाणा और पंजाब के बीच में भी, दोनों के बीच में रहता है, बिकॉज बोथ वर पार्ट ऑफ द प्रीवियस पंजाब स्टेट, तो उन दोनों के बीच में यही फीलिंग होती है कि कौन ज्यादा टाइम के साथ डेवलप कर लेता है। तो दिस इज अ गुड थिंग। थर्ड होती है रीजनलिज्म का एडवांटेज, दैट उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। जब लोगों के अंदर एक शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी आ जाता है, जब उनको लगता है कि उनका वो लोग बाकी आसपास के लोगों से, उस रीजन के लोगों से सेम है बिकॉज ऑफ देयर कल्चर और देयर लैंग्वेज, तो वो लोग सब मिल के काम करने लगते हैं। सब लोग अपनी डिमांड्स को, पॉलिटिकल डिमांड्स को मिल के रखते हैं। एज अ रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है, और जब ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है तभी गुड गवर्नेंस आती है, तभी बेटर डेमोक्रेसी हो जाती है। और तो और जो ग्रासरूट लेवल की डेमोक्रेसी होती है, जैसे कि पंचायत लेवल की या जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उस लेवल की, वो भी बेटर होने लगती है। लोग अपनी डिमांड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सामने रख पाते हैं। इससे जो डेमोक्रेटिक कल्चर होता है, डिस्कशन, डिबेट और डिसेंट,
जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में ये 3D बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करें एक दूसरे से, डिबेट करें कि सही क्या है गलत क्या है, और अगर कोई बात नहीं पसंद हो तो उसको बोला भी जाए कि इस बात से हम अग्री नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट। ये डेमोक्रेसी के 3Ds आर एसेंशियल। इसका कल्चर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होता है। और लास्टली, अगर रीजनलिज्म जो है वो कल्चर और लैंग्वेज के बेसिस पर है तो उससे हमारा ये स्ट्रांग भी होता है, कल्चर भी प्रिजर्व रहता है और लैंग्वेज भी प्रिजर्व रहती हैं। ये बेनिफिट्स हैं रीजनलिज्म के। आइए देखते हैं क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं रीजनलिज्म के। सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज है दैट इट इज अ थ्रेट टू यूनिटी ऑफ इंडिया एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उल्फा इंसर्जेंसी, आसाम में हुई थी, नागा इंसर्जेंसी है। यहां पर सभी जगह एक तरह का रीजनल कॉन्शियसनेस आई, रीजनलिज्म आया और उसको यूटिलाइज इस तरह से करा गया कि सेपरेटिज्म की फीलिंग आई कि इंडिया से ही हमको अलग हो जाना है, जिसकी वजह से इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और इंडिया की यूनिटी को ही थ्रेट मिला। सिमिलरली खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में भी इसी लाइंस पर था। सेकेंड डिसएडवांटेज होता है कि रीजनल जब एस्पिरेशंस जागती हैं, किसी एक जगह पर रीजनल जो उनकी डिमांड्स है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो जो हमारी पूरी कंट्री का डेवलपमेंट का एजेंडा है, नेशनल एजेंडा जो होता है, वो पीछे होने लगता है, रीजनल एजेंडा स्ट्रांग होने लगता है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज देयर आर 2 रीजन्स, ए रीजन एंड बी रीजन। ए रीजन अगर बड़ा रीजन है तो वहां का जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा अपनी बात को रख पाती हैं, वो ज्यादा नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर पाती हैं, एज अ रिजल्ट वो अपनी बात ज्यादा मनवा पाती हैं। तो जो ए रीजन होगा वो अपनी बात ज्यादा मनवा लेगा, वो पूरे के पूरे नेशन की जो प्रायोरिटीज हैं, जो पूरे देश की एजेंडा है, उस पर डोमिनेट हो जाता है, और जो छोटा रीजन है बी रीजन उसको इग्नोर कर दिया जाता है। यही हम बहुत बार देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। हम लोग बहुत बार कंप्लेन करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की जो न्यूज़ है वो सामने नहीं आती है, नॉर्थ ईस्ट की बात सामने नहीं आती है। क्या नॉर्थ ईस्ट में रीजनल एस्पिरेशन नहीं है? बिल्कुल है, बट जो दूसरी जगह के रीजनल एस्पिरेशन है वो ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट नेशनल एजेंडा जो होता है वो बाकी जगह पर ज़्यादा होता है, एक जगह पर कम होने लगता है। But recently we have seen that the central government, union government has tried to change this pattern also, even though मीडिया में अभी भी नहीं हुआ है, बट सरकारों ने इस बात को ध्यान में लाए हैं और उन्होंने इस चीज को समझा है। However, this is still a disadvantage of regionalism, अभी भी ये प्रॉब्लम होती है। थर्ड है, रीजनलिज्म की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। इसका एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया का और बांग्लादेश का जो तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग इशू है उसको हमेशा ही अपोज करा है, क्योंकि वो रीजन की अपनी कुछ डिमांड है और उसको वो ज़्यादा चाहते हैं, भारत सरकार उसको ज़्यादा सामने लाए, और इस वजह से जो इंडिया और बांग्लादेश के अच्छे रिलेशन हो सकते हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके अलावा एक और नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेज है कि जो पाकिस्तान है, विच यू नो दैट विच इज़ अवर एडवर्सरी, उसने बहुत बार हमारी इस रीजनलिज्म का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है। वो रीजनल जब भी कभी किसी के अंदर किसी जगह पर रीजनल एस्पिरेशंस आती हैं वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगता है, वहाँ पर वो सेपरेटिज्म की भावनाएं जगाता है, उस टाइप की फीलिंग को प्रमोट करा जाता है, और यही उसकी पॉलिसी है पाकिस्तान की, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के टुकड़े कर दिए जाएं। तो रीजनलिज्म को हाईजैक करने की कोशिश होती है। इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में अपना जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको प्रमोट करा, पंजाब में प्रमोट करा, एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट में भी प्रमोट करा। इसके अलावा लास्ट होता है कि अगर किसी एक जगह पर रीजनल एस्पिरेशन आती हैं तो दूसरी जगह पर उनको काउंटर करने के लिए काउंटर रीजनलिज्म आ जाता है। एक जगह पर फीलिंग आई तो दूसरी जगह के लोगों के अंदर भी ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाती है कि आपके अंदर जाग रहा है एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो हमारे अंदर भी जागेगा, ऑपोजिट एक रिएक्शन होने लगता है। इस वजह से कुछ भी किसी की भी डिमांड सामने नहीं आ पाती है,
बस लोगों के अंदर रीजनलिज्म की फीलिंग जाग जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसीलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिखा है। आप देखेंगे पॉइंट में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले लिखे जाते हैं, जो थोड़े लोअर लेवल के पॉइंट है उनको नीचे डाला जाता है। ये हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद देखते हैं कैसे इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप इंपॉर्टेंस भी बताएं रीजनलिज्म की कि क्यों वो है और कैसे ज़रूरत से ज़्यादा रीजनलिज्म को कंट्रोल करा जाएगा। तो देखिए मैंने वे फॉरवर्ड में लिखा है कि रीजनलिज्म एक नेचुरल फिनोमिना है, ये होगा ही होगा। लोगों के अंदर एक शेयर्ड सेंस ऑफ, एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी आएगी ही आएगी। और स्पेशली इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर इतने सारे रिलीजन है, इतने सारी लैंग्वेज कल्चर है, तो वहाँ पर रीजनलिज्म की फीलिंग आना एक कॉमन सी बात है, ये तो आएगा ही आएगा। और इस चीज़ को हमें कभी दबाना भी नहीं चाहिए, स्पेशली किसी एक फॉरेन लैंग्वेज को अपने ऊपर ला करके या किसी एक रिलीजन को बता के कि ये कॉमन लैंग्वेज है या कॉमन रिलीजन है, उसको ही हमें बता के उसको ही अपने ऊपर इम्पोज करके रीजनलिज्म को नहीं कर्ब करना चाहिए। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। सपोज तमिलनाडु के लोगों के बीच में रीजनलिज्म की फीलिंग है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन लैंग्वेज विच इज तमिल, बट अगर सपोज इंडियन गवर्नमेंट उनके ऊपर हिंदी भाषा उनके ऊपर मैंडेटरी कर देगी कि आपको हिंदी सीखनी ही सीखनी है, तो ये उस शायद उनकी रीजनल फीलिंग को कम कर दे, बट और उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए तमिलनाडु के जो लोग हैं वो अपोज करते हैं हिंदी लैंग्वेज को। हमें कभी भी इस तरह से रीजनलिज्म को कर्ब नहीं करना चाहिए, किसी सिंथेटिक सिमिलैरिटी को लाके, जो सिमिलैरिटी नहीं हो बट उसको भी ला करके कोशिश नहीं करनी चाहिए। सिमिलरली रिलीजन के बेसिस पर भी नहीं करनी चाहिए, कल्चर के बेसिस पर भी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि हिंदुत्व है या हिंदुइज्म है या कॉमन एक आइडेंटिटी प्रमोट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड रीजनलिज्म इज अ नेचुरल फिनोमिना। हाउएवर, जो इंटेंस रीजनलिज्म होता है जिससे हमारे देश की यूनिटी को या स्ट्रेंथ को खतरा अगर आ जाता है, तो उसको भी हमें बिल्कुल इमीडिएटली कंट्रोल कर देना चाहिए। हमें एक बैलेंस को बना के चलना है। अगर आप देखेंगे जो न्यूज़पेपर का रेफरेंस दिया है वहां पर भी सत्यजीत सर ने रीजनलिज्म और नेशनलिज्म को कंपेयर करा है कि एक बैलेंस बनाना चाहिए। वैसा ही कुछ बैलेंस की बात मैं कर रहा हूं वे फॉरवर्ड सेक्शन में भी। दिस इज द टॉपिक फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।